नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले इस खबर की खबर लेंगे कि हाथरस में सत्संग के नाम पर भीड़ जमा करने वाले भोले बाबा उर्फ तीन नाम इनके, नारायण, साकार, हरि, सूरजपाल, भोले बाबा, जिस भी नाम से आप इनको पुकार लें, 121 मासूमों की मौत के लिए क्यों ये जिम्मेदार इनको नहीं बताया जा रहा है, और अगर वो जिम्मेदार हैं तो वो कहां पर छुपा हुआ है, कौन उसकी है जो मदद कर रहा है। इस हृदय विदारक घटना के 3 दिन के बाद भी उस भोले बाबा को यूपी की चुस्त दुरुस्त माने जाने वाली पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई है। यूपी के कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी ये मांग कर चुके हैं कि अपने आप को भगवान मानने और बताने वाले भोले बाबा से कम पूछताछ तो फौरन होना चाहिए। फिर क्यों आला अधिकारियों की पुलिस टीम ये काम नहीं कर पाई है। मंगलवार के दर्दनाक हादसे के 80 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कथित पाखंडी भोले बाबा को पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्यों? यूपी पुलिस एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर तक चलाने में देरी नहीं करती है। फिर क्यों 3 दिन के बाद भी भोले बाबा का नाम आने पर यूपी पुलिस में ऊपर से लेकर नीचे तक सन्नाटा पसरा है। और इन सारे सवालों से एक बड़ा सवाल निकलता है कि बाबा के साए तक अगर पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंचने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं, तो फिर वो कौन है जो बाबा को बचा रहा है। पुलिस बाबा पर हाथ डालने से बच रही है, जबकि बाबा सवालों के घेरे में पहले दिन से घिरा हुआ है। बाबा की तरफ से कहा गया कि वो हादसे से काफी पहले ही घटनास्थल से निकल गया था, लेकिन घटनास्थल से महज 500 मीटर दूर लगे इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें बाबा दोपहर 1:20 के पास अपने काफिले के साथ यहां से निकलता दिखाई देता है। यही वो समय है जब हादसा हुआ था। बाबा के काफिले में 1 दर्जन से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल आगे चल रही हैं। काले ड्रेस में बाबा के कमांडो बुलेट से भोले बाबा को एस्कॉर्ट कर ले जा रहे हैं। उसके बीच से ही सफेद रंग की MG हेक्टर कार से बाबा भोले उस जगह से निकला था। हाथरस कांड वाले बाबा भोले का ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त आया जबकि हादसे पर प्रशासन की रिपोर्ट भी अब सामने आई है। आगरा जोन के एडीजी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसमें 24 से ज्यादा प्रशासनिक कर्मचारियों का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजाजत सिर्फ 80,000 लोगों के लिए थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़ जमा हो गई। यह भी कहा गया कि कार्यक्रम के दौरान तमाम नियमों की अनदेखी की गई और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कई सरकारी कर्मचारियों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। चलिए, धीरे धीरे से यूपी का प्रशासन यह मानने लगा है कि भोले बाबा के कार्यक्रम में उसके अपने कर्मचारियों के द्वारा भी नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, इसीलिए कई कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। बल्कि कार्रवाई उन लोगों पर होने भी लगी है जो कार्यक्रम के आयोजकों और संचालकों में शामिल थे। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि यूपी पुलिस ने गुरुवार को सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। अभियुक्तों में मैनपुरी के राम लड़ैत यादव, हाथरस की मंजू यादव, हाथरस की मंजू देवी यादव, मेघ सिंह और मुकेश कुमार और फिरोजाबाद के उपेंद्र सिंह यादव शामिल हैं। ये सभी भोले बाबा के खास सेवादार बताए जाते हैं, जिन्होंने श्रद्धालुओं को भोले बाबा के चरण रज लेने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। जिसके बाद जब भगदड़ मच गई और जब स्थिति बिगड़ी तो ये सभी वहां से अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय भाग निकले अपनी जान बचाने के लिए। हाथरस के सत्संग में मारे जाने वाले 121 श्रद्धालु बहुत साधारण और गरीब तबके के थे। वैसे जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो भी गरीब पृष्ठभूमि के ही। इन गिरफ्त आरोपियों की हरकतों को और टटोलने और समझने के लिए मैनपुरी वाले राम लड़ैत यादव के गांव NDTV की टीम पहुंची। राम लड़ैत यादव के परिजन काफी डरे हुए हैं। परिजनों को लग रहा है कि गलत तरीके से उनके पिताजी को फंसाया गया है।
वो तो घर पे आए तब उन्हें ये पता लगा कि हादसा हो गया है। जब घर पे आने के बाद उन्होंने फोन देखा तो ये कहा कि हम वहाँ से ही आए, लेकिन हमें ये नहीं पता ये हादसा कहाँ हुआ है। 2 किलोमीटर आगे थे वो वाहन पार्किंग में वो कर रहे थे। तो आने के बाद जब पता चला तो पता चलने के बाद सैनिक, हाँ, तो क्या नाम, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसा, जब उन्हें परसों से ही पता चला इतने लोग ये खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा हम तो आगे थे, हमें ये भी नहीं पता ये हुआ कैसे। कौन आखिर नाम बता दिया अपने पापा को? किसने बता दिया? पता नहीं किसने बता दिया। वो गांव में आके सुबह पुलिस वाले आए तब पता नहीं किसी ने बता दिया हो क्या किया हो। फिर कोई बातचीत हुई आप लोगों से? किनकी? आपके पापा से बातचीत? पापा से नहीं, इतनी बात हुई कि उन्होंने इतना बोला कि हम जेल जा रहे हैं अलीगढ़, बस। हाँ, इतना ही बोला। तो इसमें किसको आप दोष दे रहे हैं? हम सरकार को, कि हमारे पापा बेगुनाह हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। आपका ध्यान अब एक और वीडियो फुटेज की ओर डालते हैं। इनमें भी भोले बाबा की प्राइवेट आर्मी की गुंडागर्दी साफ दिखाई देती है। बाबा के सत्संग वाले कार्यक्रम में सेवादार कहे जाने वाले उसके चेले बाबा के अनुयायियों को कैसे धमकाते हैं, यह इसका ही मोबाइल वीडियो है। वो बस में यात्रा कर रहे यात्रियों को मोबाइल फोन बंद करने के लिए धमकाते दिखे। वीडियो में बाबा का ब्लैक कमांडो लोगों को वीडियो बनाने से रोकता दिखाई देता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरा प्रशासन ये मान रहा है कि बाबा की आर्मी पुलिस प्रशासन को आयोजन स्थल में एंट्री करने नहीं देती थी। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोषियों को हर हाल में सजा देने की बात करते रहे हैं। यह भी कहा गया कि खुद मुख्यमंत्री इस मामले की बहुत बारीकी से इस पर नजर रखे हैं, लेकिन बाबा पर उठे सवाल का जवाब राजनीतिक हो जाता है। इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल हाथरस वाले हादसे में मारे गए 121 लोगों के प्रति संवेदना तो तभी सभी जताते हैं, लेकिन बाबा की गिरफ्तारी पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों का कोई नेता सवाल तक नहीं उठा रहा है। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके इलाज का इंतजाम करे, और किसी पे आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना। अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो।
ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल। बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, दलित समाज से आती हैं। उनके बयान से साफ लगता है कि वो बाबा का बचाव करती सी दिखाई देती है, जैसा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी सवाल नहीं खड़े करते कि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। अब सवाल है कि बाबा पर इतनी मेहरबानी क्यों है, इसको जरा समझिए। दरअसल इस सवाल का जवाब भोले बाबा के दलित कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल खुद दलित समाज से आता है, और दलितों में भी एक कैटेगरी होती है जाटवों की, वो जाटव समाज से आता है। बाबा के ज्यादातर अनुयायी भी दलित तबके से ही हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 20% है। इस बार लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आए हैं, यूपी में बीजेपी अगर पिछले चुनाव की तुलना में 62 सीटों से घटकर 33 पर आ गई है, तो इसकी एक बड़ी वजह बीजेपी से दलित वोटों का छिटकना भी बताया जाता है। इसके पीछे है दलित राजनीति। अभी आपने देखा है जिस तरीके से लोकसभा के हाल में हुए चुनाव में दलित राजनीति काफी हावी रही, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो मुंह की खानी पड़ी, उसके पीछे दलित राजनीति का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि जब ये बात बीजेपी वालों ने बार बार दोहराई कि वो 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने इस बात को बड़े अच्छे से पिक करके और जो लोगों तक ये बात पहुंचाई कि ये इसलिए बदलना चाहते हैं संविधान क्योंकि ये दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और ये इसका नतीजा ये हुआ कि मायावती की पार्टी वैसे ही डूब रही थी, मायावती का तो सितारा डूबा हुआ था, और मायावती का जो दलित वोट था बड़े लार्ज नंबर्स में वो इंडिया अलायंस की तरफ चला गया। नतीजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। इसलिए ये जो बाबा है, कहलाने को भोले बाबा, कितने भोले हैं ये तो हम लोग हमारा आप देख ही रहे हैं। ये बाबा ये एक्चुअली दलित है, ये पुलिस कांस्टेबल था और ये छोड़ करके बन गया बाबा और अरबों का मालिक है आज। तो इसने, ये लोग डरते हैं, जो विभिन्न पार्टीज वाले लोग डरते हैं इस बात से कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करी तो दलित नाराज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी फॉलोइंग है दलितों में, एक पर्टिकुलर पॉकेट में 4-5 जिले हैं वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा दलित वोट उसके पीछे भागता है। अगर एक आदमी गलत है, जिसका जो रेप का आरोपी है, जो दुनिया के भ्रष्टाचार करता रहा है, दुनिया के गलत काम करता रहा है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें भी ना बोलें तो ये शर्म की बात है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भी, जो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए एफआईआर में नाम नहीं है। 3 दिन बीत चुके और कोई विपक्षी पार्टी ये नहीं कह रही कि बाबा को बचाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि वोटों की राजनीति क्या होती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के संविधान की दुहाई और अखिलेश यादव के पीडीए वाले फंडे से दलितों का रुझान राज्य में इंडिया ब्लॉक की तरफ इन चुनावों के बाद बढ़ा है। ऐसे में कोई नहीं चाहता कि दलित वोट में कोई खरोंच भी आए। इसीलिए पीड़ितों के प्रति तो राजनीतिक दलों में सहानुभूति और शोक है, लेकिन बाबा के खिलाफ आक्रोश नहीं दिखाई देता। जबकि राहुल गांधी ने जिन लोगों से मुलाकात की, वो लोग भी मानते हैं कि बाबा ही इस हादसे का जिम्मेदार है। राहुल गांधी आए थे, क्या कुछ बात हुई, क्या कहा राहुल गांधी ने? सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा कि पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। इस बीच इस खबर का एक और पहलू भी ध्यान से सुनिए। भगदड़ की एफआईआर का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर बताया गया, जिसे यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई है और इसे फरार बताकर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वो दरअसल अस्पताल में भर्ती है। सुनिए फरार आरोपी मधुकर के वकील का ये रहस्य उद्घाटन। हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और एसटीएफ, एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर सुनेश टेविल घोषित करेंगे, वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे, जिससे जांच में वो पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी बात बता सकें। यूपी पुलिस फरार बता रही है, 1 लाख का इनाम देने की घोषणा कर रही है और वो अस्पताल में भर्ती है। वकील खुद बयान दे रहा है। बाबा को आखिरकार कौन बचा रहा है?
इस सवाल का जवाब बाबा के राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य में भी छुपा हुआ है। बाबा के पास कई जगहों पर आलीशान आश्रम है, ऐसे आश्रम है जो किसी 5 स्टार होटल को टक्कर दे दे। आखिर कहां से आता है ये पैसा? इसका जवाब तलाशने से पहले आप इस बाबा के आश्रमों का मुआयना जरा कर लीजिए। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ हरि कृष्ण साकार का ये 5 स्टार नुमा आश्रम मैनपुरी में है। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ के बाद भोले बाबा इसी आश्रम में आया। बीते 2 बरसों से बाबा 21 बीघे में फैले इस आलीशान आश्रम में रहता रहा है। शुक्रवार तड़के 3 बजे एसटीएफ की टीम ने बाबा के आश्रम में छापा भी मारा और कई दस्तावेज लेकर यहां से निकली। लेकिन अब भी पुलिस ना तो ये बता रही है कि भगदड़ के बाद भोले बाबा कहां है, ना ही उनका कोई बयान लिया गया है। बाबा के आध्यात्मिक संसार से बड़ा उसका आर्थिक साम्राज्य है। कासगंज, मैनपुरी, आगरा, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में उसके इसी तरह के आलीशान और भव्य आश्रम हैं। लेकिन आइए आपको लेकर चलते हैं उस गांव में जहां पर वो सूरजपाल से भोले बाबा बना। कासगंज से करीब 30 किलोमीटर दूर बहादुर नगर गांव के इन छोटे छोटे मकानों और कीचड़ से भरी इन गलियों में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का जो बचपन है वो यहाँ पर बीता। ये सब जो है, ये लोग जो हैं वो सब बाबा जी के ही रिश्तेदार हैं और बाबा जी का जो पुश्तैनी घर है वो यहाँ पर है। ये बाबा जी का पुश्तैनी घर एक समय में था। अब यहाँ भी बाबा जी ने, भोले बाबा ने अपना जो है वो साकार विश्व हरि का जो एक आश्रम आप कह लीजिए उसको यहाँ पर बना दिया है। किसी को कुछ दिया अभी तक उन्होंने कुछ किया इस गांव के? ना करो ना कुछ दो। अच्छा, किसी ने कभी आप लोग मिले भी नहीं उनसे? जब से वो यहाँ से निकले किसी से नहीं मिले? ना मिले। अच्छा, तो कभी बाबा के पास, भोले बाबा के पास गए नहीं कि कुछ हमारी मदद करने के लिए? नहीं भैया, ना, कोई मदद नहीं हुई। तो ये देखिए, ये बिल्कुल घर जो है वो जो भोले बाबा का पुश्तैनी मकान है उससे जस्ट बगल में है। आर्थिक साम्राज्य को फैलाने के लिए बाबा को बड़े वकील मिले, पुलिस अधिकारी मिले और आध्यात्मिक ताकत फैलाने के लिए भोले भाले लोग। कासगंज के इस आश्रम में भले ही बड़े बड़े अक्षरों में कैश चंदा न लेने की बात लिखी हो, लेकिन अंदर घुसते ही चंदा देने की पट्टिका हर तरफ लगी है। 200 बोरी सीमेंट से लेकर लाखों रुपए चंदे तक की जानकारी दी गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच जब गहरी होगी तो पैसे के कई स्रोतों का पता मिलेगा। मैंने भी सेवादारी की है, मेरे को भला नहीं हुआ है। मैं वहाँ पर कम से कम 10 साल सेवादारी की है। मेरे पास वर्दी भी है, सब कुछ है। अच्छा, हाँ, और मैंने छोड़ दिया, उस दिन से गई नहीं है। क्या होता क्या था इस तरीके के आश्रम में? आश्रम में यही होता था कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ हो रहा है, जो वहाँ पर दलाली दे रहा है या पैसे दे रहा है, हाँ, या कुछ सेवा में कुछ कर रहा है, दान कर रहा है, तो उस लोगों की वहाँ पर जगह है, और जो कुछ नहीं कर रहा वहाँ उनकी कोई जगह नहीं है। तो बाबा जी तो कहते हैं पैसा नहीं लेते हैं। पैसा वो नहीं लेते हैं, हाँ, वो नहीं लेते हैं, हाँ, उनकी एजेंट है ना। अच्छा, उनके एजेंट है ना, पब्लिक है ना, पब्लिक पैसे नहीं लेते। आप घी ले जाओ, चावल ले जाओ, दूध ले जाओ, दही ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, वो सब ले लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, क्यों? पैसा सो हो जाएगा। रोड़ा ले जाओ, जो भी ले जाओ, आप मटेरियल कुछ भी ले जाओ, वो दान कर दो, पैसा नहीं लेंगे। ले जाती है पब्लिक, पागल है वो। अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो पड़ोस के हैं, हम तो देखे हुए हैं, तो हम लोग तो कुछ नहीं ले जाते हैं। बाहर के जो लोग आते हैं वो दान करते हैं। किसी ने टीन शोट बनवाया है, किसी ने कुछ बनवाया है। जानकारों के मुताबिक 5 शहर में उसके बड़े आश्रम हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा छोटे आश्रम, सैकड़ों बीघा खेत और धर्मशालाएं भी हैं। यही वजह है कि अध्यात्म के साथ बाबा की अकूत संपत्तियों का संसार गहरा है और फैला हुआ भी। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, फहीम और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आपने एक आश्रम की कहानी जान ली। ऐसे कई आश्रम हैं जो बाबा की आर्थिक ताकत को दिखाते हैं। हम आपको नारायण हरि साकार उर्फ सूरजमल उर्फ भोले बाबा के कई और आश्रमों के बारे में अब बताने जा रहे हैं
जो अलग अलग जगहों पर बने। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इस कथित बाबा के बारे में लोगों की राय कैसे बटी हुई है। हाथरस की घटना के बाद नारायण हरि साकार की तलाश चल रही है और उसे मैनपुरी से लेकर अलग अलग जगहों पर ढूंढा जा रहा है। नारायण हरि सरकार ने देश के अलग अलग शहरों में अपने आश्रम बनाए हैं और ऐसा ही एक आश्रम है कानपुर के बिधुनु इलाके में, जहां पे नारायण हरि सरकार ने अपना एक आश्रम कोविड काल में बनाया था। ये वो आश्रम है जिसका ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर जब कोई पहुँचता है तो इस ग्रामीण इलाके में इस भव्य इमारत को देखकर उसका आकर्षण सहज ही हो जाता है। लेकिन जब आप आश्रम के पास पहुँचेंगे तो यहाँ ये एक मंदिर नुमा जगह बनाई गई है, जहाँ पर सामने तस्वीर लगी है नारायण साकार हरि की और एक स्लोगन जो अपनी शिक्षा में वो दावा करते हैं वो दिखाया गया है। कानपुर स्थित बाबा के इस आश्रम में महीने भर में 7 या 8 जो भक्तों की कमेटियां हैं उनको यहाँ पर डिप्यूट किया जाता है ताकि वो इस पूरे आश्रम को मेंटेन कर सकें। एक जो कमेटी होती है उसमें लगभग 50 से 60 भक्त होते हैं और वो भक्त 4 दिन के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद यहाँ भजन पूजन होता है और 4 दिन बाद वो भक्त यहाँ से निकल करके वापस जाते हैं और दूसरी जो मंडली होती है यानी जो कमेटी जिसको कहते हैं वो कमेटी आती है। इनका काम होता है इस आश्रम में खेती बाड़ी करना। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो खेती हो रही है ये भक्त आते हैं, यहाँ खेती करते हैं, साथ ही इस आश्रम को की साफ़ सफाई का जो काम है वो करते हैं। और इसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रा एक तस्वीर देखिए कि इन दीवारों की जो हाइट्स हैं, जो बाउंड्री बनाई गई है वो लगभग 12 फीट से ज़्यादा है और उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं ताकि कोई आश्रम में आ ना सके। और इस आश्रम में जो पीछे ये लंबाई में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर खेती है, पीछे एक खाली जगह है जो मैं आपको लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ खाली जगह है और इस तरफ जो हॉल है वो बनाया गया है। कहा जाता है कि बाबा के रहने के लिए भी इसमें एक कमरा है, कोशिश करेंगे वो कमरा भी आपको दिखाने की। लेकिन इस वक्त आपको ज़रा इस आश्रम के पीछे की तस्वीरें अगर दिखाएं तो ये खेती की गई है और पीछे एक लॉन है और लॉन में आप चारों तरफ देखिए जो बाउंड्री वॉल है वो सारी बाउंड्री वॉल इस वक्त जो कटीली तारें हैं वो लगाई गई हैं और साथ ही कुछ बल्ब भी लगाए गए हैं ताकि रात को रोशनी रहे। एक छोटा दरवाज़ा भी है लेकिन ये दरवाज़ा बंद हो रखा है। और यहाँ ज़रा इस आश्रम की तस्वीर देखिए, मेरे कैमरामैन राजेश जी दिखाएंगे कि किस तरह से एक भव्य किस्म का जो यहाँ पे मैदान वो है बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। तो ये वो आश्रम है कानपुर का जहाँ पहली बार कोई टीवी चैनल पहुँचा है तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से एक गांव में आकर के इतना आलीशान आश्रम, और न सिर्फ यहाँ कानपुर में बल्कि मैनपुरी, ग्वालियर, नोएडा समेत देश के कई हिस्सों में इसी तरह के आश्रम बनाए गए हैं। तो एक 3 साल पहले बना हुआ आश्रम, जिस आश्रम में आप देखिए इसकी भव्यता कि कितना बड़ा है और सामने भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा गेट भी दिखाई देगा और साथ ही एक इस तरह की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं कि सामने की जो दीवार है ये लगभग 20 फीट हाइट की आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है और वो 20 फीट हाइट की जो दीवार है इस दीवार के बगल में एक बहुत बड़ा सा गेट बनाया गया है जो कि आश्रम का प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से यहाँ इस आश्रम में जो सेवादार हैं वो आते ज़रूर हैं, लेकिन जब से हाथरस का विवाद शुरू हुआ इस आश्रम में सेवादारों के नाम पर 3 या 4 लोग हैं, बाकी सारे सेवादार यहाँ से निकल गए हैं। फ़िलहाल किसी को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एनडीटीवी ने कोशिश की और अंदर आकर के ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ सेवादारों से बात करते हैं, चलते हैं और समझते हैं कि आखिर बाबा किस तरह के चमत्कार का दावा करते हैं और जो भक्त हैं वो बाबा के चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिव शंकर है। आप यहाँ स्थायी तौर पे यहीं रहते हैं? नहीं, हमारी कमेटियाँ लगती हैं 2 महीने में, कमेटी की सेवा लगती है 4 दिन की, तब हम आते हैं 4 दिन के लिए 2 महीने में। अच्छा, हाँ। अभी आपकी ड्यूटी चल रही है? अभी हमारी ड्यूटी चल रही है। क्या क्या ड्यूटी रहती है? यहाँ की देख रेख, साफ सफाई, जिससे गमला लगे इनकी देख रेख, निराई गुड़ाई, पानी जल। और तो कितने लोग रहते हैं कमेटी में? हमारी कमेटी में तो अभी 50 लोग हैं। अच्छा,
ये बताइए, महाराज जी के बारे में लोग जानते नहीं हैं, जो बाबा हैं नारायण हरि साकार जी, उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। कौन है ये? ये निराकार सत्ता है, आज प्रकट लिया है। निराकार सत्ता का मतलब शिव, उनका प्रकट हुआ है, उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि है। मतलब जिसका नाम जो पहले पुलिस में थे वो उनका प्रकाट्य हो गया, प्रकट लिया है, उनके शरीर में प्रकट लिया है, उनका नाम नारायण साकार हरि है। और जितनी बार नाम बदले गए हैं तो जो सत्ता इनके अंदर प्रकट है वही नाम बदलते हैं। तो क्या बताते हैं किसकी, मतलब कौन से भगवान उनके अंदर अवतरित हुए? नारायण साकार हरि, इसके पहले भोले बाबा जी थे, इसके बाद साकार विश्व हरि के नाम से हुए। साकार विश्व हरि के बाद में नारायण साकार हरि जी आए। तो वो मानवता का परिचय देते हैं ना, मानवता हमको सिखाते हैं और हमें झुकना सिखाते हैं कि झुक के मानव सेवा करो। जिसने जो कुछ पाया है झुक कर ही पाया है। हम में जब से हरि परमात्मा में जुड़े तब से हमें हाथ जोड़ झुक करके ही मानव सेवा करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। अच्छा बात बताइए, ये जो नारायण हरि जी हैं ये इंसान हैं या भगवान हैं? अब ये परमात्मा जो प्रकट लिए हैं इस शरीर में प्रकट लिया है। आप भी पढ़े हैं, हम भी ज़्यादा तो नहीं पढ़े लेकिन आप वो भी पढ़े हैं कि इनकी सत्ता प्रकट शरीर में लिए हुए हैं। कानपुर के आश्रम में मैं उस हॉल में खड़ा हूँ जो नारायण हरि साकार जी का जो हॉल है आश्रम का, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हॉल है और इस बड़े हॉल में सत्संग होता है। जो सेवादार आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो यहाँ बैठकर हरि भजन करते हैं। और यहाँ इस वक्त जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरी जगह पे इसी तरह से सत्संग होता है। और जो सेवादार हैं उनका ये दावा है। अरविंद भाई एक बात बताइए, जो जैसे बाबा यहाँ आए हैं कभी? नहीं आए अभी नहीं आए? अभी नहीं आए, कभी नहीं। तो अब जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो फिर दर्शन किसका करते हैं? बस इसी छवि का दर्शन करते हैं। अच्छा, तस्वीर जी, इसी से को मान लेते हैं कि महाराज। बस जी। और वो सशरीर जब आएंगे यहाँ पे उसकी भी कोई तैयारी? तो इसी में बैठेंगे यहाँ पे? हाँ, पहले कमरे में जाएंगे फिर इसमें बैठेंगे। अच्छा, और गुरु मैया? गुरु मैया कमरा वो है। अच्छा, प्रभु यहीं बैठेंगे। अच्छा, अगल बगल में गुरु मैया और गुरु जी का कमरा है? अलग अलग। और उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पे आसन पे बैठेंगे? हाँ, इसी आसन में बैठेंगे। तो ये बताइए, यहाँ जो भक्त आते हैं वो तो कभी आए नहीं, तो फिर यहाँ पे बैठ के सिर्फ ध्यान करते हैं? नहीं, दर्शन करके चले जाते हैं। मंगल का घंटा 1 घंटा दरवाज़ा खोला जाता है, बस दर्शन करके चले जाते हैं अपने अपने घर। अब कहाँ के रहने वाले? नौरंगा कमेटी कैथा गांव पड़ता था। कैथा जिला? कानपुर। अच्छा, जिला कानपुर का ही। तो आप कब से जुड़े हैं बाबा से? हम ये 2019 में आए थे ना, वो 2019 से जुड़े हैं। 19? हाँ। तो 5 साल हो गया। 5 साल में क्या आपके बाबा के बारे में क्या जानते हैं? भैया यही जानते हैं कि ये परम सत्ता हैं। कुछ ऐसा एहसास होता है आने वालों भक्तों का कि अपने आप ही आकर्षित होकर यहाँ जुड़ जाते हैं। चूँकि ये भक्ति ऐसी लाइन होती है कि ये किसी को प्रमाणित दूसरे को नहीं की जा सकती, वो सिर्फ भक्ति ही जान सकता है इन चीज़ों को। तो कुछ ऐसे परमात्मा के दर्शन हुए जो दूसरे को नहीं बताए जा सकते। विश्वास पैदा हो जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। लीला परमात्मा की है। जगदीश जी, हाथरस वाली घटना के बाद लोग कह रहे हैं बाबा बाबा नहीं है, ढोंगी हैं, इस तरह का आरोप लगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो परम सत्ता है। तो बाबा ढोंगी नहीं है, परम सत्ता है। अच्छा, तो मतलब बाबा चमत्कारी हैं? चमत्कारी हैं बाबा। तो ये हाथरस की जो घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार तो उसका कोई नहीं है। वो मिट्टी ऐसी मिट्टी किनारे से लोग हुए तो उससे जो है खिसल के नीचे चले गए, तो नीचे गड्ढा था, ऐसे एक एक करके पकड़ा किसी ने तो वो भी चला गया, फिर दूसरे ने पकड़ा वो भी चला गया, ऐसे ऐसे करके जो है ये दुर्घटना हुई। मिट्टी की क्या कहानी है? जैसे आप लोग यहाँ जब आते हैं, महाराज की सभा में जाते होंगे आप लोग,
तो मिट्टी उठाना होता है क्या? वहाँ जैसे महामंगल में वहाँ फूल और बरसाए जाते हैं, मानव मंगल में पंडाल में, तो उसी से जैसे फूल ले लो अपने घर में ले आओ, किसी जगह यूज करो उनको, तो वो फूल भी जो है अपने परिवार में काम करते हैं। महाराज यहाँ आए हैं कभी कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आए, 3 साल हो गए नहीं आए बने। ये जितना आरोप लगा है, जितना ये हाथरस वाली घटना हुई है, तो ये क्या मानते हैं कि ये अभी जैसे कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो बोले कि वो बुरी आत्मा थी, ऐसा कुछ है क्या? अब क्या बताएं, बुरी आत्मा थी या किसी का उसमें हाथ था, हमें भी कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम गए नहीं थे। ये हो सकता है कोई स्वाभाविक घटना हो, अब कोई क्या जान सकता है। ऐसी घटनाएं तो अक्सर हुआ करती हैं भैया, हर जगह होती हैं, जहाँ आस्था के केंद्र हैं जहाँ भी अक्सर हो जाता है। तो कहा यह जा रहा है ना बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो भैया हम इसमें क्या कह सकते हैं किसी को, हमारे नज़रों में तो भैया निर्दोष हैं वो, अब कोई कुछ कहता है उसकी मर्जी है। ये आश्रम कैसा है, मतलब बाबा को आप लोग तो मानते होंगे? बाबा तो अभी तक है, हम लोग तो नहीं मानते। सब क्या है, सब वो है, वो ठल्लू लोग है। बाबा का है कि बाबा है, सब बिना मतलब काम करते हैं। यहाँ जो भी आते हैं दिन में पिकनिक को कहीं इधर पिकनिक उधर सब ऐसे आते हैं। और कैसे लोग आते हैं? अरे सब ऐसे ही उल्टे सीधे लोग आते हैं सब, और कोई अच्छे लोग थोड़ी आते हैं। तो ये क्या आप जो आप कह रहे हैं कि गड़बड़ लोग आते हैं, किस तरह के गड़बड़? अरे जैसे है तो आते हैं, कहीं इधर पिकनिक मंगाए, कहीं उधर बैठेंगे, कहीं ये करेंगे, कहीं वो करेंगे। यहाँ से एक आध लड़कियाँ भी भग चुकी, कई 5-7 यहाँ से। क्या भग चुकी? हाँ भग चुकी यहाँ आश्रम से, लेके चले जाते, भग जाते हैं लोग जो आते हैं साथ में। लौंडेरा भाई सब यही तो होता है, और क्या है, यही आश्रम है। बाबा तो आज तक आया नहीं कभी ना। तो भीड़ भाड़ रहती है? भीड़ भाड़ तो मंगल को रहती है बहुत ज़्यादा। कितने लोग आते हैं? भीड़ भाड़ तो मंगल को तो 400-500 आदमी हो जाए। हमारा कोई विरोध नहीं है, खूब बढ़िया मंदिर बना है, खूब चोरी बदमाशी हट गई, जाते हैं पानी पीने को मिलता है, और बड़ा सुख है, बड़ा शांति है, और बढ़िया है। कोई काम नहीं खराब, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, हमारे गांव के भी 8-10 आदमी उसमें जुड़े हुए हैं, और ये ग्राम सभा से आदमी हमारे यहाँ जो जितने आदमी थे बनवाने के समय पर, तो उमर साहब आए थे, उनसे बोल रहे थे कि हमें आन परमात्मा का मंदिर बनवाना चाहते हैं, आपकी मर्जी हो तो बनवा दे, करोड़ों रुपया लगाएंगे, यहाँ चमत्कार हो जाएगा। तो सब आदमी बोले कि चलो भाई बनवा लो। तो बाबा आए हैं यहाँ पे? बाबा दाई इनको ना आए नहीं है। अंधविश्वास में सब मर रही है जनता। अंधविश्वास में वो लोग कह रहे हैं कि परमात्मा है। परमात्मा नहीं वो है, हमें राम न दिखाई दी दिन, भगवान कृष्ण न दिखाई दी, भगवान विष्णु न दिखाई दी, भोलेनाथ न दिखाई दी। आत्मा में शांति करो तो सब कुछ है। जो आश्रम से जुड़े लोग हैं उनका दावा है कि नारायण हरि साकार के अंदर 1998 में परमात्मा आ गए थे, यानी कि शरीर इंसान का है लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा की है। लेकिन जो आश्रम का दावा है उस दावे को खोखला करते हैं इस करसुई गांव के लोग। जहां हम पहुंचे और लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि आश्रम सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, और जो लोग आते हैं वो गलत काम करते हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। फिलहाल इस करसुई गांव में पुलिस भी पहुंची है, पूछताछ भी की है। नारायण हरि सरकार यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आश्रम से जुड़े कुछ लोग हैं वो ज़रूर मौजूद हैं। तो गांव के लोग आप देखिए इस तरह से भीड़ करके जो आश्रम है उसका विरोध भी कर रहे हैं, और आश्रम के जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर इस वक्त अपने अपने घर लौट चुके हैं, और जो बचे हैं वो दावा करते हैं कि उन्हें परमात्मा का दर्शन होता है। अब कौन सही कौन गलत ये तो प्रभु जाने, लेकिन फ़िलहाल कानपुर के इस आश्रम में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। अगर वाकई इनका जो भी नाम है भोले बाबा का, सूरजपाल का, ये वाकई में देवीय शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियाँ और भगवान अपने आप को बताते हैं, मानते हैं, तो क्यों अपने आप को इस पूरे चंगुल से बचा नहीं लेते, जब कानून का शिकंजा धीरे धीरे कर उनको घेरता जा रहा है। इस भोले बाबा ने भोले वाले श्रद्धालुओं का विश्वास जीतने के लिए ये बात भी फैलाई कि वो किसी से कोई चंदा नहीं लेता। उसके गांव बहादुर नगर में करीब 40 बीघे में फैले आश्रम पर एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी मना है। साथ ही ये भी लिखा है कि नारायण साकार हरि किसी प्रकार का धन दौलत चंदा चढ़ावा नहीं लेता है, लेकिन खाने के और दिखाने के दांत कुछ और है। करीब 40 बीघे में फैले इस आलीशान आश्रम के हर एक दीवार पर चंदा देने वालों के नाम खुद ही सजा कर लिखे हुए हैं।
बाबा भोले ने 2007 से भक्तों से 100 बोरी सीमेंट से लेकर ईंटा, गाड़ियां और आश्रम बनवाने के लिए नकद पैसा चंदे के तौर पर लेना शुरू किया और आज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बना बैठा हुआ है। मैनपुरी के जैसे हिंदपुरम कॉलोनी है जो मेरे मैनपुरी में सदर में आती है, जैसे गड़िया है, किसी ने 25,000 दिया है तो किसी ने 20,000 दिया है, तो शिवनगर है मैनपुरी का ही है। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो इतना दान दे सकते जी हैं? बिल्कुल, कोई सरकारी सर्विस कर रहा है तो कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है इन लोगों को कि एक आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत होती है वही लोग दान दे पाते हैं। अच्छा, तो ये सारे लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हैं? जी बिल्कुल। गरीब लोग भी हैं इसमें? गरीब लोग भी हैं, काफी लोग हैं, लेकिन एक बाबा के नाम पर, बाबा के नाम पर कुछ भी नाम हो जाए, पर कुछ भी देना, पैसा देना है उनको, चाहे वो एक अंधभक्त हैं, चाहे वो खेत बेच के पैसा। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। कहीं इंसानी लापरवाही की मार है तो कहीं कुदरत का कहर है। बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ कि बारिश ने देश के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और बिहार से लेकर असम तक जिंदगी कहीं बाढ़ के लपेटे में है तो कहीं नदी की तेज धार में बह जाते पुलों के लपेटे में। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां देहरादून के गुच्चू पानी में भारी बारिश की वजह से नदी में उफान आ गया। इसके कारण 10 लोग टापू पर फंस गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और रस्सी के सहारे नदी पार कराई। लेकिन उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर एक के पुल टूट जाने से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पानी के तेज बहाव में 2 कांवड़ यात्री बह गए और 30-40 कांवड़िए फंसे हुए हैं। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए कांवड़ियों का वहां से भी रेस्क्यू किया। अभी तो ये शुरुआत भर है, वहीं उत्तराखंड से सटे हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से हालात चिंताजनक बने हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तक भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है मौसम विभाग ने। यहाँ चंबा, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगह जमीन धंसने के कारण अभी से 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। कहीं थर्मल परियोजनाएं ध्वस्त हो गई हैं तो वहीं करीब 220 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। बात करेंगे पूर्वोत्तर की। असम के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे करीब 3000 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हैं। असम की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके कारण निचले असम में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे मरने वालों की कुल संख्या 52 तक पहुंच गई है। बुधवार से गोलपारा और धुबरी जिले में जल जमाव के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर असम हो, यहां तो लोग कुदरती बाढ़ से त्रस्त हैं। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार की बाढ़ लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। वहां 15 दिन में लगातार एनडीटीवी आपको दिखा रहा है, 15 दिन में 10 पुल गिर जाने के बाद प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से अब जागा है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंपारण और मधुबनी में टूटे पुलों को लेकर 16 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। साथ ही सरकार का फैसला है कि जिन ठेकेदारों को पुल बनाने का जिम्मा दिया गया था उनसे ही दोबारा ये पुल बनवाए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि सिर्फ 2 जगहों पर ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि बिहार में तो जिला दर जिला पुल दर पुल मानो टूटने बिखरने के लिए ही बनते हैं। आखिर बिहार में सिर्फ 2 दिन में ही सिवान और छपरा में 5-5 पुल टूटकर बह गए। अब 16 इंजीनियर्स को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन क्या इतनी ही कार्रवाई काफी है? एक और कमाल की बात है कि प्रशासन कह रहा है कि पुल इसलिए गिर रहे हैं कि नदियों के गाद साफ किए गए। जिस एजेंसी को नदी की सफाई करने और गाद हटाने का ठेका दिया गया, उसने ये भी नहीं देखा कि वहां कोई पुल भी है। उसने आओ देखा ना ताओ पुल के पाए के पास से भी गाद, मिट्टी और बालू हटा दी और पुल बिना किसी सहारे के खड़ा रहा। जैसे ही बरसात हुई, नदी में पानी और पानी का दबाव बढ़ा, एक के बाद एक पुल भरभरा के गिरने लगे। और अब बरसात तेज हुई तो प्रशासन भी कार्रवाई की बातें कर रहा है। बिहार में पुल का मामला बहुत गंभीर है और इससे भी गंभीर मामला राजनीति का है।
सरकार और विपक्ष के बीच तू मैं अब बढ़ गई है इस पुल गिरने के मामले में। सत्तारूढ़ जेडीयू बीजेपी ने आरजेडी पर आरोप लगाया है और आरोप के पीछे तेजस्वी यादव के पीडब्ल्यूडी मंत्री जब वो थे उसकी वजह को बताया है। तो तेजस्वी ने सफाई में क्या कहा, इसको भी सुन लीजिए। वो आप आज का दौर देखिए, कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। तो बिहार में अब पुल के मामले पर भी राजनीति गरमा रही है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों की खबर जारी है। बात करेंगे ब्रिटेन की, जहां पर सुनक का सूपड़ा साफ हो गया है। ब्रेक के उसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। अब की बार 400 पार, ये ब्रिटेन में हो गया। जी हां, ब्रिटेन में पीएम ऋषि सुनक की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई है और लेबर पार्टी ने 14 साल के बाद का अपना वनवास खत्म किया और सत्ता में वापसी की है। नई सरकार से आर्थिक मोर्चे पर यूके की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भारत की नजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, सुरक्षा, शिक्षा में सहयोग पर रहने वाली है। होने वाले पीएम कीर स्टारमर ने पहले ही भारत से बेहतर रिश्तों की बात की है। 650 सीटों में 400 से ज्यादा सीटें। 14 साल बाद लेबर पार्टी एक बार फिर ब्रिटेन की सत्ता में लौटी है। लेबर पार्टी के नेता और भावी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पार्टी के बाद अब देश के हालात बदलना चाहते हैं। उधर ऋषि सुनक ने ऐतिहासिक हार की जिम्मेदारी ली है। You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. सभी पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, लिज ट्रस, टेरेसा मे और बोरिस जॉनसन चुनाव हार गए हैं। ऋषि सुनक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। अब ये कयास लगने लगे हैं कि वो संसद में बने रहेंगे या वापस फाइनेंस की दुनिया में लौट जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व भी बदलेगा। हार की वजह आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, अवैध प्रवासियों की समस्या और कई स्कैंडलों को माना जा रहा है। इन स्कैंडलों में खास है कोविड के दौरान बोरिस जॉनसन के दफ्तर में पार्टियां। लेकिन लेबर पार्टी के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। भारत को बदली हुई लेबर पार्टी से कई उम्मीदें हैं, जिनमें अहम है जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हालांकि इमिग्रेशन पर समस्या हो सकती है। भारत खालिस्तानी गतिविधियों पर रोकथाम चाहता है। सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की भी बात है। कीर स्टारमर ने साफ तौर पर कई बार कहा है कि हिंदू फोबिया के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने खालिस्तानी गतिविधियों पर सख्ती के भी संकेत दिए हैं। भारत ने भी हवा को भांपकर चुनाव से पहले ही लेबर पार्टी से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। पिछले साल नवंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में कीर स्टारमर से मिले। वो पहले लेबर पीएम रहे टोनी ब्लेयर से भी मिले, जो भारत से बेहतर रिश्तों के मजबूत समर्थक हैं। डेविड लामी, जो कि विदेश मंत्री हो सकते हैं, फरवरी में भारत के दौरे पर आए। उनके साथ संभावित वित्त मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स भी थे। ये नई सरकार से बेहतर रिश्तों की नींव है।
लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन में रह रहे लाखों भारतीय मूल के लोग हैं, जो दोनों देशों को जोड़ते हैं और अब राजनीति में भी बेहद सक्रिय हैं। ऋषि सुनक के पीएम बनने से ये साफ हो गया कि यूके में भारतीय मूल के लोग भी सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया। जिस पार्टी के राज में ब्रिटेन से भारत को आजादी मिली थी, वो लेबर पार्टी लंबे संघर्ष के बाद बहुत शानदार जीत के साथ सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन ऐसे बदलाव की आहट दुनिया के कई और बड़ी शक्तियों वाले देशों में भी दिखाई दे रही है। फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनाव के परिणाम प्रथम चरण के मतदान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका लगा। पहले चरण का चुनाव दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के मैरिन ली पेन ने जीत लिया, लेकिन अंतिम चुनाव परिणाम 7 जुलाई के मतदान के बाद आएगा। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अगला मतदान 7 जुलाई को ही है। अगर मैक्रो उसमें भी झटका खा गए तो ब्रिटेन के बाद फ्रांस में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहीं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव इसी साल है। अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र के 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव की संभावना दिखाई दे रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति जो बाइडेन लड़ने का दावा कर रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। पहली सीधी डिबेट जो दोनों प्रत्याशियों के बीच पिछले दिनों हुई थी, उसमें राष्ट्रपति बाइडेन के परफॉर्मेंस पर कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए गए। कई सर्वेक्षणों में भी दिखा कि बाइडेन की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है, जिसके बाद सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का एक धड़ा जो बाइडेन को बीच चुनाव में ही बदलने के बारे में सोच रहा है और ये लोग ट्रंप के सामने एक नया उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और इस रेस में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति जो इस वक्त अमेरिका में है, कमला हैरिस, उनका नाम भी बहुत तेजी से शामिल हो गया है। और अगर जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ते हो, ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस या ट्रंप वर्सेस कोई और कैंडिडेट होता है, तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन के आसार, चेहरा जो नया होगा वो नया चेहरा होगा, उसके आसार वहां भी बन जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर देखते हैं कि विश्व की वैश्विक बदलाव और कितनी आहटें सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि ये 2024 का साल दुनिया भर में चुनावों का साल है। तो आज खबरों की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। शुक्रवार की शाम है, अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, शुभ रात्रि।